वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो एज वी नो, हम लोग डिस्टेंस रिले के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों का 2 कंप्लीट हो चुका था, रिएक्टेंस रिले एंड इम्पीडेंस रिले। तो आज जो हमारा टाइम है वो हम पढ़ने वाले हैं एडमिटेंस रिले। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? एडमिटेंस रिले के बारे में। ठीक है, इधर से लिखना शुरू करते हैं। एडमिटेंस रिले के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। ठीक है, अब तो आप लोग जान ही गए होंगे सारी कहानियां। इसको क्या और बोलते हैं? मोह रिले। क्या बोलते हैं? मोह रिले। और किसके लिए यूज में होता है बेटा ये? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये सब चीजें तो समझाने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो पहले से क्लियर हो चुका था हमारा। किसके लिए यूज में लेते हैं? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए। अब ध्यान से सुनो, जब भी हम कोई रिले पढ़ते हैं, हमारा पहला स्टेप क्या होता है? सर हम उसको ऑपरेट कराने की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? टॉर्क की बात करते हैं। डेफिनेटली देखो, अब अगर मैं बात करूं टॉर्क की, अब तो आप लोगों को ओवरऑल इक्वेशन याद हो गया होगा। ओवरऑल टॉर्क क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें क्वांटिटी आती है करंट वाली, दूसरे नंबर पे इसमें क्वांटिटी आती है कौन सी? वोल्टेज वाली। तीसरी जो क्वांटिटी होती है वो होती है कौन सी? फेज वाली। और चौथा जो होता है वो कौन होता है? स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है। क्या ये सारी कहानियां आप लोगों को पता है या नहीं पता है? अब देखो, हम लोगों को बनाना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। हमें बनाना है एडमिटेंस। क्या बनाना है? एडमिटेंस। भाई एडमिटेंस होता क्या है? सर एडमिटेंस लाइक वाई से दिखाते हैं हम लोग एडमिटेंस को। यू कैन से 1 अपॉन इम्पीडेंस, और यू कैन से इट्स सर करंट डिवाइड बाई वोल्टेज, दैट इज माई एडमिटेंस। क्या यही होता है या नहीं होता है? बताओ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंपीडेंस रिले पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने वोल्टेज डिवाइड बाई करंट बनाया था। क्या बनाया था? वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। सही बात है, इंपीडेंस था, पूरा क्लियर किया था। या रिएक्टेंस रिले जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे भी वोल्टेज डिवाइड बाई करंट cos ऑफ थीटा बनाया था। बनाया था कि नहीं बनाया था? अरे परफेक्ट है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां मुझे बनाना है करंट डिवाइड बाई वोल्टेज। मतलब एक तो करंट की क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, साथ में क्या लेना पड़ेगा? वोल्टेज लेना पड़ेगा। परफेक्ट है क्या? नहीं है? बिल्कुल सही है। लेकिन सर एडमिटेंस है तो एडमिटेंस का भी कुछ ना कुछ क्या रहेगा? एंगल पाया जाएगा, क्योंकि एडमिटेंस में 2 क्वांटिटी होती है। अरे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के एडमिटेंस में 2 क्वांटिटी होती है, अगर आपको पता है तो। इस तरीके से एक यहां पे क्या होता है? लीकेज वाला होता है, दैट इज ओवर जी। एंड एक यहां पे क्या होता है? कंडक्टेंस होता है, दैट इज ओवर सी। क्या 2 क्वांटिटी होती है कि नहीं होती है? सही बात है। अगर आप इसको ओवरऑल करोगे तो सम रियल वैल्यू प्लस सम इमेजिनरी वैल्यू आएगी, मतलब कुछ ना कुछ एंगल भी पाया जाएगा। परफेक्ट है कि नहीं है भाई? लॉन्ग में यही होता है, सही है ना? अब बेटा इस इक्वेशन को देख के सोचो कि आप लोगों ने करंट डिवाइड बाय वोल्टेज बनाना है, साथ में कुछ एंगल होना चाहिए। एंगल होना चाहिए तो ये क्वांटिटी तो आएगी आएगी, ये तो फिक्स है। ठीक है भाई, ये तो आएगी आएगी। ठीक है ना? अब आप लोगों ने बनाना क्या है? करंट डिवाइड बाय वोल्टेज बनाना है आप लोगों ने। अगर आप करंट डिवाइड बाय वोल्टेज बनाओगे तो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, यहाँ करंट डिवाइड बाय वोल्टेज हो जाएगा। रिएक्टेंस में आपने इसको लिया था, इसको लिया था। एडमिटेंस में आप इसको लो और इसको लो। जरा चेकआउट करके देखते हैं। देखो, अगर मान लो इस वैल्यू को मैं 0 डिफाइन कर दूं, अगर मैं इस वैल्यू को 0 डिफाइन कर दूं, आई कैन से इन योर एडमिटेंस रिले K1 इक्वल्स टू 0 एंड योर K4 ऑल्सो इक्वल्स टू 0। परफेक्ट है ना? अब 2 क्वांटिटी बची है, एक ये बचा है, एक ये बचा है। बेटा एक बात बताओ, ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? सर हमने लिखा था कि वोल्टेज वाली क्वांटिटी ऑलवेज एंड ऑलवेज रिस्ट्रेन को दिखाती है। किसको दिखाती है? रिस्ट्रेनिंग टॉर्क को। और ये जो क्वांटिटी है ये बड़ी कमाल की होती है। इसके पास डायरेक्शन होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये रिस्ट्रेन को भी दिखा सकती है और ये डिफ्लेक्शन को भी दिखा सकती है। डिपेंड करता है कि किसके साथ आ रही है। अब ये किसके साथ आ रही है? इसके साथ आ रही है। अगर इसने रिस्ट्रेन को दिखा दिया तो ये किसको दिखाना चाहिए? डिफ्लेक्टिंग को दिखाना चाहिए भाई। किसको? किसको दिखाना चाहिए बेटा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को। अरे बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परफेक्ट है ना? बिल्कुल सही है। तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर अगर कोई भी रिले ऑपरेट करता है ना तो उसके पास कम से कम 2 टॉर्क होने चाहिए। एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। 2 टॉर्क होने चाहिए, सही है। और अगर निडल डिफ्लेक्ट करे, अगर रिले क्या करे? ऑपरेट करे, तो क्या होना चाहिए कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मस्ट बी हायर देन योर रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। यही होना चाहिए। परफेक्ट है। मतलब मैं बोलूंगा फॉर ऑपरेटिंग ए रिले या फॉर रिले ऑपरेशन,
ठीक है, अगर रिले क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, तो क्या होना चाहिए कि सर टोटल टॉर्क जो होता है टी ऑफ टोटल क्या होता है, इट्स डिफ्लेक्टिंग माइनस रिस्ट्रेनिंग एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. यू कैन से कि योर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज हायर देन योर रिस्ट्रेनिंग टॉर्क. अब इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन हुआ, ये वाला हुआ. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज योर K3VI cos ऑफ थीटा माइनस टो. थीटा क्या होता है, टो क्या होता है, ये सारी कहानियां मैं बता चुका हूं, ठीक है ना. माइनस रिस्ट्रेनिंग टॉर्क कौन सा है, ये रहा, दैट इज योर K2V² एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. दिस क्वांटिटी देखो अच्छे से, सही बात है कि नहीं है. तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू मस्ट बी हायर देन योर 0. अब देखो जरा क्या कंडीशन बनेगी अगर मैं इसको करूं, वोल्टेज वाले को उधर ले जाते हैं, दैट इज योर K3VI cos ऑफ थीटा माइनस टो मस्ट बी ग्रेटर देन योर K ऑफ 3 वोल्टेज का K2V². परफेक्ट है ना. दीज K1 K2 K3 दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज. ओके, ये स्क्वायर से ये वोल्टेज गया, क्या बनाना है, एडमिटेंस. सर करंट डिवाइड बाय वोल्टेज बनाना है. यहां एक अकेला वोल्टेज बन गया, इसको उठा के नीचे ले आओ, K3 को उधर ले जाओ, इट्स करंट डिवाइड बाय वोल्टेज. देखो इस वोल्टेज को उठा के इधर ले आया मैं, क्या बन गया, दिस इज cos ऑफ थीटा माइनस टो. ये K3 उधर गया, तो दिस इज योर K2 डिवाइड बाय K3. दिस K2 डिवाइड बाय K3 सम कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, सम कांस्टेंट वैल्यू, मतलब दिस क्वांटिटी मस्ट बी हायर देन योर सम ए प्री डिटरमाइंड वैल्यू और सम कांस्टेंट वैल्यू, किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए. और क्या लिख सकते हैं, दिस करंट डिवाइड बाय वोल्टेज दैट इज योर एडमिटेंस, दिस इज योर cos ऑफ थीटा माइनस टो मस्ट बी हायर देन सम कांस्टेंट वैल्यू. क्लियर है कि नहीं है. मतलब ये क्या हुआ, देखो एडमिटेंस है, सही बात है, एडमिटेंस के साथ में कुछ एंगल आ रहा है, परफेक्ट है, बिकॉज इसमें रियल एंड रिएक्टिव दोनों वैल्यू है, तो सब कुछ एंगल आएगा, ये भी समझ में आ गया. तो एडमिटेंस विद सब एंगल मस्ट बी हायर देन सम वैल्यू. अब देखो बेटा यहां पे दो चीजें हैं, क्या चीजें हैं समझने की कोशिश करो. जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, द वैल्यू ऑफ एडमिटेंस मस्ट बी इंक्रीजिंग 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 और इंक्रीजिंग. सही बात है, मतलब एडमिटेंस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए. इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मीन ये हुआ है, सिंपल सा मीन ये हुआ है कि अगर ये रिले वर्क करेगा तो इसके लिए एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू होनी चाहिए, उस वैल्यू से ज्यादा आपका क्या होना चाहिए, एडमिटेंस होना चाहिए. अब ऐसे आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर तसल्ली रखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा. ये इक्वेशन क्लियर है, ये इक्वेशन क्लियर है ना सबके. ओके, सम एडमिटेंस विद सम एंगल्स मस्ट बी हायर देन योर सम कांस्टेंट वैल्यू, इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. अब देखो जितने भी दूसरे रिले थे उसमें वैल्यू आ रही थी कि किसी से छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए. यहां हायर आया है, मतलब किसी से बड़ा होना चाहिए. क्लियर है. ओके, चलो थोड़ी सी बात और करते हैं. सर हम जितने भी रिले अभी इसके पहले जो पढ़े थे, या तो हमने पढ़ा था कौन सा, एडमिटेंस रिले, या हमने पढ़ा था कौन सा, रिएक्टेंस रिले. रिएक्टेंस इज ऑल्सो ए इंपिडेंस. सही बात है कि नहीं है. तो मतलब हमने हमेशा एक इंपिडेंस के बारे में ही बात की है. प्रीवियस 2 लेक्चर्स में या प्रीवियस 2 रिलेज में हम लोगों ने हमेशा एडमिटेंस की ही बात की है. यहां वो सॉरी इंपिडेंस की ही बात की है. यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, एडमिटेंस की. तो हमको इंपिडेंस से रिलेट करना बड़ा आसान लगा था, लेकिन यहां उल्टा हो गया. यहां क्या आ रहा है, एडमिटेंस आ रहा है. थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं. ओके, तो सपोज दैट दिस इज माय इक्वेशन 1. ओके, एंड मैंने क्या किया, इस इक्वेशन 1 को रिवर्ट कर दिया, मतलब इनवर्स कर रहा हूं मैं इसका. कैसे कर रहा हूं, सपोज दैट मैंने किया 1 अपॉन y cos ऑफ थीटा माइनस टो. थोड़ा कंपेयर कर पाओगे आप, 1 डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन का लेस देन बन जाएगा. दिस इज योर K3 डिवाइड बाई K2. दिस ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, बिकॉज सम कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई कॉन्स्टेंट, दैट्स माय रेशियो. क्लियर है. ओके, अब देखो तो ये कुछ ऐसा बिहेवियर आ गया. ये वैल्यू अलग है, K2 बाई K3 है, सम वैल्यू मिलेगी. ये K3 बाई K2 है, ये कुछ अलग वैल्यू मिलेगी. ये तो क्लियर हो गया है कहानी. अब देखो मैं 1 अपॉन y की बात करूं तो मैं इसको z लिख सकता हूं. ओके, डिवाइड में मैं करूं तो इसको मैं cos ऑफ थीटा माइनस टो कर सकता हूं, एंड शुड बी लेस देन योर K3 डिवाइड बाई K2. अब ये आपको कुछ रिलेटिव लग रहा होगा,
मतलब प्रीवियस रिलेज से कुछ रिलेट लगेगा, बिकॉज वहां भी हम इंपेडेंस की बात करते थे, यहां भी मैं इसको कन्वर्ट करके इंपेडेंस के बिहेवियर में रिप्रेजेंट कर दिया हूं। अब समझिए, आप ये मत बोलना सर इसका तो नाम ही चेंज हो गया, हमको एडमिटेंस देखना था, हमने एडमिटेंस बनाया और आपने वापस इसको क्या बना दिया, इंपेडेंस बना दिया। अब थोड़ी देर रुक जाओ, तसल्ली से आपको कहानी समझ में आ जाएगी। देखो इस कोस वाली वैल्यू को अगर मैं उठा के इधर ले गया तो आई कैन से कि z मस्ट बी लोअर देन योर k3 डिवाइड बाई k2, दैट इज सम कांस्टेंट वैल्यू, ओके, एंड दिस इज योर cos ऑफ थीटा माइनस 2 विद सम एंगल। यहां पे दो चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान से और तसल्ली से समझिए, यहां पे दो चीजें हैं। देखो ये कोस है, यहां पे थीटा माइनस 2 है। अब आप जानते हो टो क्या होता है, आप जानते हो थीटा क्या होता है, वन इज योर इंपेडेंस एंगल, ओके, एंड वन इज द एंगल बिटवीन योर वोल्टेज एंड करंट। अब ये जो इंपेडेंस एंगल है, ये जो इंपेडेंस एंगल है, अब बात कर रहे हो एडमिटेंस की, भाई जैसे जैसे ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ती जाती है, इंपेडेंस की जो वैल्यू होती है वो भी क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। परफेक्ट है या नहीं है? सही बात है। मतलब अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं, अगर मैं एक छोटी सी इक्वेशन लिखूं, मैंने बोला कि सम वैल्यू z, सम कॉम्प्लेक्स नंबर z मस्ट बी लेस देन सम कांस्टेंट k। मैंने बोला कि इसका आप लोगों ने क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है, एक इसको बनाना है आप लोगों ने। तो जब हम लोगों ने एडमिटेंस रिले पढ़ा था तो वहां भी तो कुछ ऐसा ही था कि सम z मस्ट बी लेस देन योर z0, कुछ ऐसा ही था कि नहीं था? बिल्कुल सही बात है, ये कांस्टेंट वैल्यू थी, ये आपका क्या था, एक इंपेडेंस था। अगर मैंने इसको ड्रॉ किया था तो क्या आप लोगों को याद था कि इट्स ए सर्कल दैट हैविंग सेंटर ऑन द ओरिजिन? क्या ऐसा ही था या नहीं था? परफेक्ट ऐसा ही था ना। क्यों? क्योंकि सर यहां पे सिर्फ डायरेक्टली क्या था, z0 था, यहां पे z माइनस z0 वाली कोई क्वांटिटी नहीं बन रही थी। ये नॉर्मली ये क्वांटिटी आउटर क्वांटिटी को दिखाती है, दैट इज ओवर z0 की वैल्यू हमेशा इससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसा करो बन रहा था या नहीं बन रहा था, बताओ? परफेक्ट है भाई, ऐसा ही बन रहा था, ओके। और जब हमने इसने बात की थी, जब मैंने बात की थी कि ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है, तो आपने एक काम किया था। क्या काम किया था याद से? अब देखो प्रीवियस चीजें कितनी काम आती है। क्या बोला था मैंने कि यहां से एक लाइन खींचो, अगर डायरेक्शनल होगा तो इधर वाला सिस्टम में ऑपरेट करेगा, है, और अगर नॉन डायरेक्शनल होगा तो इधर भी ऑपरेट करेगा और इधर भी ऑपरेट करेगा। क्या ये बात आप लोगों को मैंने डिफाइन किया था इंपेडेंस रिले के द्वारा? क्या डिफाइन किया था या नहीं किया था? बिल्कुल किया था ना, अच्छे से पता है ना हम लोगों को ये बात? बिल्कुल सही है। यहां पे दो क्वांटिटीज थी, क्या क्या क्वांटिटीज? वन इज ओवर z0 एंड अनदर वन इज ओवर z। ये एक सर्कल का इक्वेशन था। किसका इक्वेशन था बेटा? सर्कल का। आप देख सकते हो z माइनस z0 मस्ट बी लेस देन 0। ये किसका इक्वेशन था? सर्कल का इक्वेशन था। परफेक्ट है ना। ऐसा सर्कल बनाया था हम लोगों ने। ये किसको डिफाइन कर रहा था? रेडियस को डिफाइन कर रहा था। क्लियर है? या आप इसको लिख सकते हो कि दिस इज ओवर z माइनस 0, ऐसे लिखो इसको, z माइनस 0 मस्ट बी लेस देन z0। अब ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। सेंटर एट द ओरिजिन, दिस इज योर वेरिएबल एंड दिस इज योर रेडियस। ऐसी ही कहानी थी, है ना। और डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल को डिफाइन करना है तो बीच में से लाइन खींचो, ऊपर वाला देखो नीचे वाला देखो। अगर डायरेक्शनल है तो सिर्फ एक डायरेक्शन में ऑपरेट करेगा, नीचे ऑपरेट नहीं करेगा। अगर नॉन डायरेक्शनल है तो दोनों तरफ क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। क्लियर है या नहीं है? इंपेडेंस रिले आपका कैसा था? नॉन डायरेक्शनल था, इसलिए पूरा का पूरा सर्कल आया था। इधर वाला पोर्शन भी था और इधर वाला पोर्शन भी एग्जिस्ट कर रहा था। क्लियर है या नहीं है? ओके, परफेक्ट। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं एडमिटेंस रिले के बारे में। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पहले मुझे यह बताओ कि एडमिटेंस रिले जो है ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है? देखो इसमें दो क्वांटिटी आई है बेटा। रिस्ट्रेनिंग के लिए कौन आया है? वोल्टेज वाला आया है, सही बात है। और डिफ्लेक्टिंग के लिए कौन आया है? फेज वाला आया है, जो कि कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है, सही है। मतलब एक क्वांटिटी आई है नॉन डायरेक्शनल, एक आया है डायरेक्शनल। अगर नॉन डायरेक्शनल प्लस डायरेक्शनल करेंगे तो क्या मिलेगा? डायरेक्शनल मिलेगा। परफेक्ट है। तो इसका मैं दूसरा नाम बताओ क्या देख सकता हूं? सर दूसरा नाम सीधी सी बात है कि यहां पे डिफ्लेक्शन जो दिखा रहा है या रिस्ट्रेनिंग जो दिखा रहा है वो कौन दिखा रहा है? वोल्टेज दिखा रहा है। तो हम बोलेंगे कि वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग, वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग, और क्या बोल सकता हूं? डायरेक्शनल रिले। बताओ सही बात है कि नहीं है? क्या ये नाम मैं बोल सकता हूं क्या? वोल्टेज रिस्ट्रेनिंग डायरेक्शनल रिले।
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोह रिले और योर एडमिटेंस रिले। क्या यही कहानी हुई है? अब ये रिले कैसा है बेटा? डायरेक्शनल है। कैसा है? डायरेक्शनल है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा प्यार से और ढंग से देखिए। पहले आप cos थीटा को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सम इंपेडेंस लेस देन सम कांस्टेंट वैल्यू। इंपेडेंस रिले जैसा है कि नहीं है? कैसा है? इंपेडेंस रिले जैसा ही है। क्या इसका ओरिजिन सेंटर पे होगा? क्या नहीं पता, क्योंकि साथ में cos ऑफ थीटा माइनस 2 आ रहा है। इसको ये क्या कर सकता है भाई? वेरिएबल है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है। क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि cos की वैल्यू भी है भाई यहां पे। सही बात है कि नहीं है? मतलब देखो एक बात जरा आप सोच के देखो, अगर मान लो z माइनस, मैंने बोला z मस्ट बी लेस देन सम वैल्यू, कोई भी k है मान लो 2 से छोटा है, तो इसका इक्वेशन आप कैसे बनाओगे? सर इट्स अ सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है? 2। यही बोलोगे? यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यही हुआ इसका मतलब। अगर मान ने बोला कि z मस्ट बी लेस देन 0, अब बताओ इसको क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? हाँ ये सर्कल की इक्वेशन होनी चाहिए, सही बात है, बट उसकी रेडियस कितनी है? 0 है। इसका मतलब क्या है? इट्स ए डॉट। इसका मतलब क्या है? इट्स ए डॉट। यहां हो सकता है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अब एक बात जरा मुझे आप ध्यान से बताओ कि सर पहली बात तो ये है डायरेक्शनल। अगर ये रिले, अगर मैं इसको बोलूं कि ये डायरेक्शनल है, तो आप क्या बोलोगे? सर मैं नीचे की तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ वाला करो बनाऊंगा। मतलब मैं सिर्फ इतना सा बना के छोड़ दूंगा, यूं ऐसे घुमा के यूं घुमा के यूं घुमा दूंगा। अगर मुझे पता लगे कि ये डायरेक्शनल है तो सही है। अगर ऐसी इक्वेशन लिखूंगा तो डायरेक्ट ये बनेगा। मैंने बोला डायरेक्शनल है तो आधा बनाओ, पूरा क्यों बना रहे हो? नीचे तो जाएगा ही नहीं। अगर ये लिख दिया तो डॉट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? परफेक्ट है। अब जरा सोच के देखो आप, इस cos थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, इस cos थीटा की वैल्यू 1 भी हो सकती है। समझ में आया? तो इस z की वैल्यू मैक्सिमम यहां तक भी जा सकती है, 2 तक भी। भाई देखो ये z इक्वल टू 2 से छोटा है, जिसका मतलब क्या है कि ये यहां 2 तक जा सकता है। समझ में आ गया? इससे आगे तो नहीं जा सकता। सही है? मतलब ये बनाना तो सर्कल है, सही है, लेकिन ये 0 भी हो सकता है, मतलब एक पॉइंट भी डिसाइड कर सकता है, और इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 2 तक भी हो सकती है। मतलब ये 0 से लेके किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू तक क्या करेगा? वेरी करेगा। कैसा है? डायरेक्शनल है। और इस वैल्यू से इस पूरी की पूरी वैल्यू से हमेशा छोटा रहेगा। मतलब या तो यहां या यहां इस रीजन के बीच में रहेगा। और डायरेक्शनल है तो इसको ऐसे डिवाइड करो, बोलो ऊपर ऊपर की तरफ ही करो, बनेगा इसका। और कर्व किसका है बेटा? ये सर्कल का है। सही बात है। तो मतलब सर ये एक सर्कल को डिफाइन करेगा, लेकिन वो सर्कल कुछ ऐसा रहेगा। समझ गए? मतलब ओरिजिन से निकलेगा, बिकॉज cos थीटा की वैल्यू ये 0 भी हो सकती है, तो ओरिजिन से निकलेगा। सेंटर इसका कहीं ना कहीं लाई करेगा, इधर होगा, जहां भी होगा, ठीक है ना, इधर कहीं इसका सेंटर होगा, पूरा का पूरा ओरिजिन से निकलेगा और इस तरीके से क्या करेगा? घूमेगा। तो आपको पता लग गया सर ये सर्कल होगा, ठीक है, डायरेक्शनल होगा, परफेक्ट है, और ये आपका ओरिजिन से पास होता हुआ एक क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। देखो दोनों में डिफरेंस है। इंपेडेंस रिले का सेंटर ओरिजिन होता है ठीक है, लेकिन एडमिटेंस रिले जो होता है वो सेंटर से क्या होता है? पास होता है। सेंटर से क्या होगा? पास होगा। क्लियर है या नहीं है? कहानी इंटरेस्टिंग है, सही बात है, मजा आ रहा है? ओके। अब देखो, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, अगर मैं इसको बनाऊं कि ये रिले जो है वो किस तरीके से है, अब आप सोचने की कोशिश करो थोड़ी सी, देखो जरा ध्यान से चीजें। ओके, मान लो मैंने बनाया, ठीक है, इसका मैंने इंपेडेंस डायग्राम बनाया। इंपेडेंस डायग्राम समझते हो ना? इंपेडेंस डायग्राम समझते हो? मतलब दिस आर योर रियल एक्सिस एंड दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस, ओके, एंड दिस इज योर रियल एक्सिस। ठीक है, इसका मैंने कर्व बनाया, इसका कैसा बनेगा? गो थ्रू होगा कहां से? सेंटर से। क्या बनेगा? सर्कल बनेगा एक। तो यू कैन ड्रॉ ए सर्कल दैट पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सेंटर कहीं यहां पे पाया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा आपका रीजन कौन सा हो जाएगा? ऑपरेटिंग रीजन, बिकॉज लेस देन है ना, तो इस बाउंड्री के अंदर अंदर वाला रीजन पे क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। समझ में आई कहानी? ओके, तो दैट इज योर ऑपरेटिंग रीजन। दैट इज योर ऑपरेटिंग रीजन।
कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई? सही बात है। अभी और चीजें समझ में आना बाकी है, ये डायग्राम याद ही रखना। ओके, तो इंपेडेंस डायग्राम ऑफ मोह रिले, ओके, इट्स पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, या इट्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन लिखो, ठीक है। रिमेंबर इट, इंपेडेंस रिले का सेंटर ओरिजिन होता है, इसका सेंटर कहीं यहां लाई करेगा, बट इट्स मस्ट बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन फॉर ए जनरलाइज कर्व। क्लियर है या नहीं है? कहानी पूरी समझ में आई है या नहीं आई है? पूरी क्लियर है ना? ओके, अब इसको थोड़ा और तरीके से डिफाइन करते हैं। इसको हटा दूं मैं? क्लियर हुआ? ओके, देखो बेटा, थोड़ी सी देर तसल्ली से और सावधानी से इसको क्या करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, देखो भाई, दो चीजें हैं। देखो, मैंने बोला कि इंपेडेंस वैल्यू इज लेस देन फ्रॉम सम वैल्यू। भाई जैसे मान लो ट्रांसमिशन लाइन यहां है, यहां से लेके किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक अगर आप मान लो जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपका ऐसा है कि इंपेडेंस मस्ट बी लेस देन सम वैल्यू, ठीक है, cos ऑफ थीटा माइनस टो, सम ऐसी वैल्यू है। क्लियर है कि नहीं है? ओके, इट्स डिफाइंड, ये इसके ऊपर वेरी कर रही है, इसकी वैल्यू अगर 0 हुई तो हो सकता है ये यहां तक ही वर्क करे, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा चेंज होती रहेगी तो ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, जहां तक इंपेडेंस आपका कितना हो, Z0 हो। तो कहानी वही वाली आ जाती है जो प्रीवियस वाले में थी कि मान लो यहां पे क्या लगा हुआ है, रिले लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रिले लगा हुआ है। तो ये यहां से किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, और उसको आप क्या बोलोगे, रीच ऑफ द रिले। क्या बोलोगे? रीच ऑफ द रिले। सारी कहानियां कोई अलग नहीं है, सारी कहानियां वही है, सेम है। तो ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, यहां से लेके यहां तक। इसके आगे की जो वैल्यू रहेगी उस पर ये ऑपरेट नहीं करेगा, इसके पीछे वाली पे तो बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज सर इट्स ए डायरेक्शनल रिले। सही बात है। अगर मान लो यहां पे फॉल्ट आया, सपोज दैट F1 आया, तो F1 पे ऑपरेट करेगा। अगर यहां पे फॉल्ट आ गया, F2 आ गया, तो F2 पे ऑपरेट नहीं करेगा। अगर फॉल्ट यहां आ गया, सपोज दैट ये हो गया आपका F3, तो क्या F3 पे ऑपरेट करेगा? क्या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज सर इट्स अ डायरेक्शनल रिले, ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ऑपरेट करेगा। ऐसा नहीं है कि इधर से इधर भी करेगा और उधर भी करेगा। ओके, और रीच ऑफ द सिस्टम तो आपको पहले से आता है। तो आई होप ये आप लोगों के क्लियर रहा होगा। दैट इज योर एडमिटेंस रिले और योर मोह रिले। क्लियर है कहानी? ओके, थैंक यू।